Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पार्लियामेंट में हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है। जैसे कभी ऑपोजिशन पार्टी कुछ बोल देगी, कभी रूलिंग पार्टी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देगी। अभी हमने हाल ही में महुआ मोइत्रा का एक्सपल्सन देखा इन द केस ऑफ कैश फॉर क्वेरी। वैसे ही अभी होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट यानी कि अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आ रहा है that POK, that is Pakistan occupied Kashmir, would have been part of India had Nehru did not do two blunders. नेहरू ने अगर ये 2 ब्लंडर्स नहीं किए होते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज इंडिया का पार्ट होता। तो आज हम थोड़ा सा इस चीज पे देखेंगे कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पीछे की कहानी क्या है, कैसे बना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या नेहरू जी ने सच में ब्लंडर किया था या ये सिर्फ एक आरोप लगाया जाता है उन पे। और ये सारी चीजें जस्ट अभी बैकग्राउंड में हो रही है जब 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है आर्टिकल 370 पे। यानी कि ये वो आर्टिकल है जिसको कि 5 अगस्त 2019 को रिपील कर दिया गया था, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया और अब 2024 में वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इन सारे बैकग्राउंड में, इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच में अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट आ रहा है जो कि एक काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन के उभरा है पार्लियामेंट में, सदन के फ्लोर पे। तो इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हैदराबाद और जूनागढ़ ने जम्मू एंड कश्मीर के फेट को डिसाइड करा, क्या रोल है हैदराबाद और जूनागढ़ का जम्मू एंड कश्मीर के फेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2025-26 के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 30 दिसंबर से। अगर आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो BR10 तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो प्राइसिंग 1,75,000 की थी वो अब 1,09,999 की हो जाएगी। और अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। आप वो गूगल फॉर्म भरे, उसमें मेरा कोड यूज करें BR10, आपको अनअकैडमी की एक टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपको सारी जानकारी दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला स्टार्ट ऐसे हुआ दैट अमित शाह जी ने ये बोला POK इज आवर्स, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा, और वहां पे उन्होंने 24 सीट्स रिजर्व कर दी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं तो उन्होंने उसके लिए 24 सीट्स POK के रिजर्व करी हैं। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड इन लोकसभा ऑन वेडनेसडे दैट द डीलिमिटेशन कमीशन वो कमीशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन करता है, टेरिटरीज डिफाइन करता है इलेक्शंस के लिए, has reserved 24 seats for Pakistan occupied Kashmir. His comments came during a debate on the Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and the Jammu Kashmir Reorganization Bill 2023. He also said that Jammu had 37 seats earlier but now it has 43, जहां कश्मीर के पास 46 सीट्स थे पहले और अब 47 है। Earlier there were 37 seats in Jammu, now are 43, and 46 in Kashmir, now are 47. And in POK 24 seats have been reserved since POK is ours. चूंकि POK हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपना मानते हैं, इसलिए वहां पे हमने 24 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व कर रखी हैं 2024 के इलेक्शन के लिए। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। ये हमारा जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला इलाका और ये अक्साई चीन वाला इलाका। तो इस रीजन के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने 24 सीट्स रिजर्व कर दी हैं, वो ये मान के कि ये रीजन हमारा है ना कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर आज के टाइम पे अगर सफर कर रहा है तो वो नेहरू जी द्वारा किए हुए 2 ब्लंडर्स की वजह से। सबसे पहला, अनाउंसिंग अ सीज फायर, जब 1947 में अटैक हुआ था तब उसके बाद नेहरू जी ने जो सीज फायर किया था उसकी वजह से,
एंड दूसरा टेकिंग द कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशन। कश्मीर इशू जो था वो हमारे घर का मामला था, उसको आप यूनाइटेड नेशंस में लेके गए, जिसकी वजह से वो मामला आज तक अटका पड़ा है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ना कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा। इफ देयर हैड बीन अ सीज फायर आफ्टर 3 days, POK would have been a part of India today, and the second is to take our internal issue to the UN। अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता, ऐसा अमित शाह जी का कहना है कि अगर 3 दिन के बाद सीज फायर होता तो POK आज हमारा होता और ना ही हमें UN जाने की जरूरत पड़ती। Shah also said that POK is ours, as he said that 24 seats were reserved there। The problem of Pakistan occupied Kashmir occurred because of Pandit Nehru। ये पंडित नेहरू की वजह से प्रॉब्लम उठी है, अदरवाइज द पार्ट वुड हैव बिलोंग टू कश्मीर। नेहरू जी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर POK। Nehru ji said it was his mistake. It was not a mistake. It was a blunder to lose so much land of this country, Shah added। नेहरू जी ने एक लेटर में उस टाइम पे बोला था दैट ये उनकी गलती हो गई। अमित शाह ने आज बोला कि ये गलती नहीं थी, ये एक ब्लंडर था और उस ब्लंडर का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या मामला है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हुआ ये कि 21-22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद रीजन से, यहाँ पे ये मुजफ्फराबाद रीजन आप देख सकते हो, यहाँ से कुछ पाकिस्तानी सपोर्टेड आर्मीज हथियारों से लैस इंडिया में घुस गई कश्मीर में। हुआ ऐसा कि महाराजा हरि सिंह जो हैं, हरि सिंह नहीं चाहते थे कि, ना वो चाहते थे कि इंडिया में मिले, ना वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मिले। वो अपना एक इंडिपेंडेंट यूटोपिया स्टेट बनाना चाहते थे। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पीजेंट्स पे टैक्स लिवाई करना चालू कर दिया, टैक्स लगाना चालू कर दिया, और वो प्यूनिटिव टैक्स के तौर पे, यानी कि पनिशमेंट के टैक्स के तौर पे उन्होंने उसको लगाना चालू किया, जिसकी वजह से वहाँ पे रिबेलियन चालू हो गया। उस रिबेलियन के बाद हुआ ये कि पाकिस्तान को ये मौका मिला कि अभी तो इनका रिबेलियन चालू ही हो गया, तो थोड़ा सा इंटर करते हैं और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो मुजफ्फराबाद से 21-22 अक्टूबर 1947 को इन्होंने इंटर किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसे उन्होंने रूट कवर किया। मुजफ्फराबाद के बाद 23 अक्टूबर को यहाँ, उसके 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर को उरी के पास पहुँचे, फिर उसके बाद रामपुर 26 अक्टूबर, और फिर 26 अक्टूबर के बाद ये आगे बढ़ने ही वाले थे। तब तक हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने इंडिया के साथ मिलने का एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया कि चलो हम इंडिया के साथ मिल रहे हैं एंड जम्मू कश्मीर को इंडिया में हम मिला रहे हैं। उसके बाद इंडिया ने अपनी आर्मी यहाँ पे भेजी और 27 अक्टूबर 1947 को आर्मी श्रीनगर में उतरी। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक दिन और लेट होता और पाकिस्तानी आर्मी श्रीनगर बेस तक पहुंच जाती तो फिर कश्मीर को कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक श्रीनगर का ही बेस था जहां पे कि चॉपर्स और हेलीकॉप्टर्स लैंड होते थे। तो वहां पे 27 अक्टूबर 1947 को हमारी आर्मी पहुंची और उन्होंने उनको खदेड़ना चालू किया और खदेड़ के यहाँ तक लेके आए थे। तब तक सीज फायर अनाउंस कर दिया गया और नेहरू जी इस मैटर को लेके यूएन में चले गए। और इसीलिए जब यूएन में गए तो यूएन ने एक ये लाइन बना दी और बोला कि ये जो लाइन है इट विल बी द न्यू लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर वाले रीजन को अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है और इधर वाले रीजन को जम्मू कश्मीर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट एक पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो खोर देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी कि एक पॉइंट है NJ9482, आप यहाँ पे देख रहे हो NJ9842। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके ऐसे और इधर से नॉर्थ वाले रीजन्स तक, क्योंकि एक्चुअली इधर के जो नॉर्थ के रीजन्स है वो काफ़ी ज़्यादा आइस रीजन है, यानी कि बर्फबारी स्नो रीजन से, यहाँ पे जनरली हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के बाद सीधे बोल दिया गया कि इधर का नॉर्थ का रीजन ये सारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में होगा और यहाँ पे ये लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, यहाँ पे सीज फायर हो चुका है। और तब से ये मैटर यूएन में अटका पड़ा हुआ है और यूएन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कैसे इस मैटर को सॉल्व करें। यूएन कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी को पीछे हटना चाहिए, इंडिया की आर्मी को पीछे हटना चाहिए, ना पाकिस्तान की आर्मी पीछे हटती है ना इंडिया की आर्मी पीछे हटती है। बट अभी अमित शाह जी ने बोला दैट नहीं, POK हमारा और वहाँ के लिए हम 24 सीट्स रिजर्व कर रहे हैं अपनी। अब अगर बात करें तो
क्या नेहरू जी का यूएन जाना या सीज फायर करना सही था या गलत था? इस चीज के बारे में दोनों साइड के ओपिनियंस है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी जाते हैं कि नहीं ये गलत था, कुछ लोग इसके फॉर भी जाते हैं कि नहीं ये सही था। तो हम दोनों ओपिनियंस देखेंगे। तो यहां पे अगर आप देखो तो व्हाई डिड नेहरू टेक द कश्मीर इशू टू द यूएनएससी? कुछ नेहरू अपोलोजिस्ट, कहने का मतलब कि जो नेहरू को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि हैड इंडिया नॉट मेड द मूव पाकिस्तान वुड हैव टेकन द इशू टू यूएन। अगर इंडिया ने ये मैटर को यूएन नहीं ले गया होता तो पाकिस्तान लेके चला जाता। बट यहां पे जो नेहरू जी के अगेंस्ट हैं वो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान यूएन के पास जाता कैसे जब वो खुद एग्रेसर था, जब उसने खुद अटैक किया था तो पाकिस्तान के यूएन के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं था। पाकिस्तान वॉज द एग्रेसर इन कश्मीर एंड द इंटायर पॉइंट इन दिस रेफरेंस टू यूएन वॉज दैट एग्रेशन शुड बी वैकेटेड। तो अगर वो यूएन जाता तो यूएन उसको बोलता तुमने एग्रेशन किया है, तुम पीछे हटो, तो सीधी बात हो जाती थी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाता। तो हमारा जाना यूएन में गलत था। इट वॉज नॉट द एप्रीहेंशन दैट पाकिस्तान में प्रीएम्प्ट इंडिया एंड अप्रोच द यूएन दैट फोर्स्ड नेहरूज हैंड। इंस्टेड ब्रिटिश मशीनेशंस इन फेवर ऑफ पाकिस्तान डिड द ट्रिक। एक्चुअली जो नेहरू जी के अगेंस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि ये पाकिस्तान का डर नहीं था कि पाकिस्तान यूएन चला जाएगा, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा चली हुई चाल थी जो कि पाकिस्तान के फेवर में थे। इन द परसुएंस ऑफ दैट प्लान माउंटबेटन कन्विंस्ड नेहरू इट वॉज मोरली द राइट कोर्स टू मेक द रेफरेंस टू द वर्ल्ड बॉडी। इट वॉज नेहरूज फॉल्ट ही सकम्ड। माउंटबेटन ने उनको फोर्स किया, माउंटबेटन ने उनको सलाह दी कि आपका ये कदम सही कदम होगा कि आप इस मैटर को यूएन में ले जाएं, और नेहरू जी ने इस बात को मान लिया। यही गलती हो गई। नेहरू जी को माउंटबेटन की बात नहीं माननी चाहिए थी। वी वेयर सॉवरेन और हमको सॉवरेन डिसीजन लेना आना चाहिए था। बट कुछ लोग जो नेहरू जी के फॉर में बोलते हैं, यानी कि नेहरू जी के सपोर्ट में बोलते हैं, वो ये बोलते हैं दैट अगर हम देखें तो पहले प्लेस में सरदार पटेल को तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि जम्मू कश्मीर हमारा हो। सरदार पटेल का ये थॉट था दैट ये जो एरिया है ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को हम इंडिया में मिला के नहीं रख सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट ही वाज क्वाइट ओके टू लेट द कश्मीर असीड टू पाकिस्तान, और उसके बदले वो जूनागढ़ और हैदराबाद को इंडिया में मिलाना चाहते थे। ये तो हुआ ऐसा कि जब जिन्ना ने जूनागढ़ और हैदराबाद पे भी अपनी नजर गड़ाई तब सरदार पटेल ने बोला कि अब तुमसे जूनागढ़ और हैदराबाद भी लेंगे और कश्मीर भी लेंगे। लेकिन अगर बात करें नेहरू जी और गांधी जी की तो वो तो हमेशा से इंटरेस्ट रखे थे। नेहरू जी ने क्यों इंटरेस्ट रखा था? क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि थी। कश्मीरी पंडित थे नेहरू जी और वो एरिया उनकी जन्मभूमि थी जिसके साथ उनका एक हिस्ट्री जुड़ा हुआ था। एंड दैट्स वाई वो नहीं चाहते थे कि ये एरिया हमारे हाथ से जाए। गांधी जी ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि देखो भले ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है लेकिन सब एक साथ भाईचारे से रह सकते हैं, और इसलिए वो चाहते थे कि ये पार्ट जो है हमारे देश में मिले। तो अगर हम देखें तो सरदार पटेल जिनको कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़ा और उन्होंने एक इमेंस इम्पेकेबल काम किया था इंडिया के इंटीग्रेशन में। बट सरदार पटेल का तो थॉट प्रोसेस था ही नहीं पहले जम्मू कश्मीर का। थॉट प्रोसेस एक्चुअली था नेहरू जी और गांधी जी का। तो जिन लोगों का ये थॉट प्रोसेस था कि जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट हो, वहीं ये क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जैसा कोई पार्ट बने। और इसलिए यूएन में उनका जाना इस मैटर को लेके कहीं से भी गलत नहीं था। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया के लिए वॉर लड़ना उतना सही नहीं था। अभी अभी जस्ट हम आज़ाद हुए थे और आज़ादी के जस्ट पहले पड़ाव में हम वॉर लड़ें, हम वॉर टॉर्न हो जाएं, हमारी इकोनॉमी अभी जो स्टार्ट भी नहीं हुई वो वहीं से ख़त्म होनी चालू हो जाए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए इंटर करना कश्मीर में कोई बड़ी बात नहीं थी। पाकिस्तान तो यहाँ मुजफ्फराबाद से यहाँ से मतलब उनकी गाड़ी पकड़ो और यहाँ से अंदर घुस जाओ। बट हमारे लिए दिल्ली से श्रीनगर होते हुए इधर जाना बहुत मुश्किल था। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए वॉर लड़ना सही भी नहीं था। तो इस चीज को स्टॉप करके और मैटर को यूएन में ले जाना एक सही डिसीजन था। अब अगर नेहरू जी की गलती थी नहीं तो गलती थी किसकी? तो गलती यहाँ पे सबसे ज्यादा बताई जाती है हरि सिंह की। हरि सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके यूथफुल मिस एडवेंचर्स की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। हरि सिंह एक्चुअली स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। स्विट्जरलैंड अगर आप देखो तो यूरोप में एक लैंडलॉक कंट्री है। वो ये चाहते थे कि ऐसी ही कंट्री मैं इंडिया में बनाऊं और इनके
इस यूटोपियन थॉट के प्रोसेस की वजह से, एक मतलब इनका जो ख्याली पुलाव था, इसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। ना वो इंडिया में मिले और उधर पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते थे, पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया तो फिर ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नेहरू जी के सपोर्ट में आते हैं वो ये बोलते हैं कि नेहरू जी की गलती नहीं थी, ना ही सरदार पटेल की गलती थी, यहाँ पे बखेड़ा सारा खड़ा किया हुआ है हरि सिंह का। लेकिन अभी का जो स्टेटमेंट आ रहा है अमित शाह जी का कि नहीं, ये नेहरू जी द्वारा किए हुए ब्लंडर्स थे, अगर हम 3 दिन रुक जाते, यूएन में नहीं जाते, तो ये सारा एरिया आज हमारा होता, इतना झमेला होने की जरूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है अमित शाह जी के स्टेटमेंट पे, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.